वीडियो में हम बात करेंगे छठी क्लास के एंट्रेंस के बारे में कि छठी क्लास में क्या क्या होता है, किस किस तरह से एंट्रेंस होता है और किस किस तरह के हमारी जो फीस है इसकी वो क्या है, वो है आपके सामने सिर्फ 666 यानी कि 666 रुपीज में आपको पूरा का पूरा बैच मिलने वाला है, जिसमें आपके सारे एग्जाम, सारे टेस्ट, हर चीज, आपकी डाउट क्लासेस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन ओनली 666। तो पूरी की पूरी तैयारी सिर्फ 666 रुपए में हम आपको कराने वाले हैं। जी हाँ, मैं समझता हूं कि आपको यकीन नहीं हो रहा कि भाई इतने कम पैसे में, अब ये पैसे कोई हफ्ते के नहीं है, कोई महीने के नहीं है, ये पैसे पूरे बैच के हैं। तो हम कोशिश करते हैं, हमारी जो फैकल्टी है इसीलिए वो एक्सपर्ट फैकल्टी है। देखिए, फैकल्टी का मतलब ये नहीं है कि आपको अगर पढ़ा दिया हमने, कोई टॉपिक है हमने पढ़ा दिया, हमें ये भी पता करना है कि भाई जो टॉपिक है उस टॉपिक की अहमियत क्या है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से बहुत कम वेटेज का पूछा जाता है, बहुत कम सवाल आते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सवाल आते हैं और हर बार आते हैं। तो ये चीज हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं अपने पूरे बैच के अंदर। जो भी हमारे टीचर्स हैं वो सब आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे कितना ज्यादा एम्फेसाइज करना है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 666 में आपको आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगा। हम कराने वाले हैं एएमयू की तैयारी, जेएमआई की तैयारी, बीएचयू की, एनवीएस की और केवीएस की। आप जो है इस 666 में भी आप थोड़े और कम पैसे कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपको और फायदा हम कैसे दे सकते हैं, खासतौर से मैं अपनी बात करूं कि आप कर सकते हैं कूपन कोड का इस्तेमाल, मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल, जिसका नाम है ANASALIG। अगर आप कूपन कोड मेरा इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस 666 में भी 10% की छूट मिलेगी। अब मैं आपके सामने अगर बात करूं कि भाई एग्जाम जो है, छठी क्लास का जो एग्जाम है, यानी कि 6 क्लास की एंट्रेंस की जब हम तैयारी करते हैं तो क्या क्या आखिर आता है, किस तरह का पेपर आता है, जो यूनिवर्सिटीज हैं अलग अलग, वो उन्होंने पैटर्न किस तरह का सेट कर रखा है अपना। तो देखिए, दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जाम। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में कि एएमयू के जो स्कूल्स हैं उनमें 6 क्लास का जो एंट्रेंस होता है उसमें क्या पूछा जाता है, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, किस किस तरह के आते हैं। तो देखिए, एग्जाम का ड्यूरेशन क्या रहता है भाई, ड्यूरेशन रहता है 2 आवर्स। ठीक है, ड्यूरेशन रहता है आपका 2 घंटे के, 2 घंटे आपको बैठना है और एग्जाम करना है। ठीक है, एग्जाम का मोड क्या रहता है, किस तरह का एग्जाम, आपको कहां बैठना है, ऑनलाइन बैठना है या ऑफलाइन। तो एग्जाम का मोड है ऑफलाइन, कि आपके पर्टिकुलर सेंटर्स होंगे, वहां पर जाकर क्लासरूम में बैठकर आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, फिर आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के किस तरह के सवाल वहां पे आएंगे, क्या ऐसे सवाल आएंगे कि एक सवाल दे दिया फिर उसका जवाब आपको लिखना है, क्या करना है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे आपके। कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब यह हुआ कि एक होगा आपका क्वेश्चन और उसके होंगे 4 ऑप्शंस, यानी कि 4 जवाब। अब उन 4 जो ऑप्शंस हैं यानी 4 जवाब हैं, उसमें से एक जो है वो सही जवाब है, तो उस एक सही जवाब पे आपको टिक करना है। अब इसी तरह के सवालों को हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं एएमयू के जो एग्जाम होता है, जो 6 क्लास का एंट्रेंस है, उसमें मल्टीपल चॉइस आते हैं। अब इन्हीं मल्टीपल चॉइस को हम खासतौर से क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अगली बात अगर हम करें तो भाई एग्जाम जो है वो कंडक्ट किस चीज पर होगा, हम मल्टीपल चॉइस कहां लगाएंगे, पेपर में ही लगाएंगे, कहां लगाएंगे, हम लगाएंगे ओएमआर शीट पे। एक स्पेशल टाइप की शीट होती है जो आपको दी जाती है, जिसमें सारे ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 फिर उसके ABCD। अब हमें वहां पर क्या करना होता है, हमें वहां पर फिल करना होता है, जो सर्किल है, जो गोला है, हमें वो भरना होता है, पूरा सर्किल करना होता है उस पर। अब उससे हमें पता चलता है कि भाई जो हमारा सवाल जो है A B C या D, जो भी आंसर है हमारा, हम उस आंसर पर टिक करते हैं क्वेश्चन नंबर के आगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा B है तो B पर टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का C है तो C पर हम क्या करेंगे, गोला भरेंगे पूरा। तो ये होती है हमारी ओएमआर शीट, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो हमें, हमारे 4 ऑप्शन आएंगे, उन चारों ऑप्शन के वहां पर होंगे कि भाई A B C या D। क्वेश्चन नंबर 1 का तो आप वहां पर गोला भर देंगे, यानी कि क्या हुआ, आपका जवाब वहां पर दर्ज हो गया ओएमआर शीट पर। अच्छा, अगर मैं बात करूं भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस की या टोटल मार्क्स, तो कितने नंबर का आता है ये पेपर, तो ये आता है बच्चों 85 मार्क्स का। 85 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन भी 85 होते हैं। अब कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है, क्या है, तो देखिए 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। सही बात है, जब 85 नंबर का हमारा पेपर है, यानी कि 85 मार्क्स का पेपर है, तो 85 क्वेश्चन होंगे, सीधी सी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात। निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, अक्सर हम लोग परेशान रहते हैं कि यार निगेटिव मार्किंग मतलब हम नहीं लगा पाते इस जवाब, यार जरा सा भी अगर हमें डाउट है तो हम क्या सोचते हैं कि भाई यार निगेटिव है, हमारे नंबर कट सकते हैं। तो भाई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बिंदास होकर, अगर आप थोड़ा सा डाउट में भी हैं तो बिंदास होकर आप जवाब लगा के आइए। अब देखिए, अगर सब कुछ सही रहा, आपका लक अच्छा रहा तो बिल्कुल सही हो जाएगा जवाब, अगर गलत है तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा आपको, यानी कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है, जो सब्जेक्ट्स हैं, आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, यानी जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, जो डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म है, वो आपको क्या क्या पढ़ाएगा इस एग्जाम को टैकल करने के लिए, इस एग्जाम में अपना नाम लाने के लिए। तो वो क्या हम पढ़ेंगे, हम बात करते हैं भैया, हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंग्लिश आती है एग्जाम में, हिंदी आती है, उर्दू आती है। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये तीनों मिलाकर आती है कितने नंबर की,
ये तीनों मिलाकर आती है 25 नंबर की, यानी कि 25 जो मार्क्स का जो वेटेज है वो इंग्लिश के पास है, हिंदी के पास है और उर्दू के पास है। हमारे जो अलग अलग फैकल्टी हैं, इंग्लिश की एक्सपर्ट फैकल्टी, हिंदी की एक्सपर्ट फैकल्टी, उर्दू की एक्सपर्ट फैकल्टी, वो आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाली है और आपको बताने वाली है कि कौन से सवाल जो हैं वो प्रोबेबिलिटी है जिनकी कि वो आ सकते हैं, यानी कि किस कौन से सवाल आने की उम्मीद है, ये हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि हमने पुराने पेपर्स एनालाइज किए हैं। जो आजकल पैटर्न चल रहा है, जैसा मैंने शुरू में भी बात करी है, वो बात हम करेंगे, हमारे सारे टीचर्स आपसे करेंगे। चलिए, और इसके अलावा 25 नंबर के अलावा, क्योंकि देखिए हमारा तो क्वेश्चन जो है वो 85 है और क्या कहते हैं हमारे मार्क्स भी 85 हैं, तो 25 नंबर का तो हमने समझ गए कि भाई इंग्लिश है, उर्दू है और हिंदी है। बाकी जो नंबर बचे तो उसका क्या है, तो उसका है भाई मैथमेटिक्स और साइंस। मैथमेटिक्स 30 नंबर की और साइंस 30 नंबर की, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और साइंस, हमारे पास मैथ्स की फैकल्टी है बहुत शानदार, और हमारे पास साइंस की फैकल्टी है। साइंस में आपको फिजिक्स अलग टीचर पढ़ाएगा, केमिस्ट्री अलग टीचर पढ़ाएंगे, और बायोलॉजी आपको मैं पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है मोहम्मद अनस, मैं यहां पर बायोलॉजी आपको पढ़ाने आया हूं खासतौर से। लेकिन मैं आज सिर्फ बायोलॉजी की नहीं, मैं आज सबसे पहले शुरुआत करूंगा पूरी की पूरी होल साइंस के बारे में, जितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं तो मैं उसकी बात करूंगा, फिर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा कि बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे आखिर। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा यूनिवर्सिटीज का देख लें कि एग्जाम किस तरह से पूछा जाता है। आपने अभी यहां पे जाना कि भाई एएमयू के अंदर जो एग्जाम आता है वो कैसे आता है, किस तरह से कंडक्ट होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कितने कितने मार्क्स के आते हैं। अच्छा, अब मैं एक और चीज आपको बता दूं, जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज पेपर की जो लैंग्वेज आएगी, भाई इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो इंग्लिश में आएगा, हिंदी वाला हिंदी में आएगा, उर्दू वाला उर्दू में आएगा, और मैथमेटिक्स और साइंस जो है ये आपकी इंग्लिश में ही आएगी। तो इस बात का ख्याल रखेंगे हम। अगले पे अगर हम बढ़ते हैं अगली यूनिवर्सिटीज पर, तो अगली यूनिवर्सिटीज है हमारी बीएचयू। एएमयू की हमने बात कर ली। आप बहुत समझदार समझदार बच्चे हैं, आप समझ गए कि एएमयू की एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो हमें किस किस चीज का ख्याल रखना है, कैसे कैसे पेपर आएगा, क्या पैटर्न होगा उसका, हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितने कितने नंबर के आएंगे। आप बहुत अच्छे से समझ गए, मैं समझता हूं इस बात को। अगली हम बात का अगर करें, हम बात कर रहे हैं भाई बीएचयू की, जनरल इंफॉर्मेशन क्या है भैया बीएचयू के एग्जाम की। जो बीएचयू जो यूनिवर्सिटीज है उसमें जो स्कूल है उसके अंदर 6 क्लास का एक एंट्रेंस होता है, तो उस एंट्रेंस में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरह का आएगा, वो कैसा आएगा, क्या होगा, क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ना होगा, आइए जानते हैं। तो भैया हम बात कर रहे हैं कि भाई एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 2 घंटे। सीधी सी बात भाई, 2 घंटे का भी इसका ड्यूरेशन भी 2 घंटे है, कोई ज्यादा बहुत देर आपको नहीं बैठना। एएमयू में भी 2 घंटे बैठना था आपको एग्जामिनेशन हॉल में, और यहां भी 2 घंटे बैठना है। अगला है कि एग्जाम मोड या लैंग्वेज। चलिए, एग्जाम मोड जो होगा आपका वो क्या होगा, वो होगा ऑफलाइन। जैसे एएमयू में हम ऑफलाइन जा रहे थे, सेंटर पे जाएंगे, हॉल टिकट दिखाएंगे, अंदर जाएंगे, एंट्री लेंगे, फिर वहां पर सारी चीजें फॉर्मेलिटीज पूरी होंगी, फिर हम बैठकर एग्जाम देंगे 2 घंटे, ठीक है। इसी तरह से यहां पर होगा हमारा। अच्छा, इसकी लैंग्वेज भी वही है भाई, कि भाई इंग्लिश वाली चीज जो है वो इंग्लिश में, उर्दू वाली उर्दू में। चलिए, अगर मैं अभी सब्जेक्ट में बात करता हूं पर्टिकुलर, तब आपको बताऊंगा इस बारे में, लैंग्वेज के बारे में। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसके भी क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं मैं आपको समझा चुका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक सवाल है, उसके 4 ऑप्शंस हैं, यानी कि 4 जवाब हैं। अब ये चारों जो जवाब हैं ये सही जवाब नहीं है, इसमें से सिर्फ एक सही जवाब है। तो उस एक सही जवाब को हमें चुनना है और उस पर क्या करना है, उस पर टिक नहीं लगाना, उससे कुछ नहीं होगा। हमने क्वेश्चन पेपर में टिक लगा दी, कुछ नहीं होगा। किससे होगा, ओएमआर में हमें भरना है। अब ओएमआर क्या चीज है, देखिए, एग्जाम कंडक्टेड ऑन ओएमआर शीट। एक स्पेशल टाइप का पेपर, एक स्पेशल टाइप की शीट आपको दी जाएगी, जिसमें नंबर्स होंगे क्वेश्चंस के, और उनके आगे एबीसीडी 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 करके कॉलम्स होंगे, खाने होंगे, यानी कि गोल गोल सर्किल होंगे। उसको आपको क्या करना है, पूरा फिल करना है, यानी कि जो सर्किल है हमारे, उस सर्किल को आपको क्या करना है, पूरा का पूरा उसमें गोला भरना है, उस गोले को। अब जब आपने गोला भरा तब जाके पता चलेगा कि हाँ भाई आपका जवाब ये है, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका जो आंसर है आपका डी है, यानी 1 2 3 4 यानी एबीसीडी, यानी आपका डी है आंसर, तो आप डी वाले में गोला भरेंगे, ठीक है। आप ओएमआर शीट में देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी। हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे कि ओएमआर शीट कैसी होती है, कैसे भरा जाता है। जब आप हमारा बैच ज्वाइन करेंगे बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा। चलिए, तो हमारे एग्जाम किस पे होगा, ओएमआर शीट पे होगा। सही बात है, हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, वो क्वेश्चन पेपर उसमें जो होंगे हमारे सवाल वो ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑफलाइन हमें हाथ में हमारा क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या है कि भाई कितने मार्क्स का होगा और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। तो भाई कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा। एएमयू का हमारा 85 मार्क्स का था, लेकिन ये है हमारा 100 मार्क्स का, ठीक है। अब 100 मार्क्स का है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 है, यानी कि एक नंबर का एक सवाल, बिल्कुल जैसे हमारे एएमयू में था, वो उसमें 85 का था, एक नंबर का एक सवाल था। यहां पे 100 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स के सारे मिलाकर, यानी कि एक नंबर का एक सवाल। नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग बच्चों नहीं है, तो फिक्र की बात नहीं है बिल्कुल भी। आप बिंदास होकर अपना जवाब लगाइए, वहां पर आपका नुकसान नहीं होगा अगर आपका जवाब गलत होता है तो। लेकिन आपका जवाब अगर बाई चांस सही हो जाता है, आपने अगर तुक्का मारा है, कोई डाउटफुल है, सही हो जाता है, तो आपको उसका नंबर मिलेगा।
तो आप फिक्र ना करें, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें जो सेक्शंस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितने कितने मार्क्स के आते हैं, तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो भैया हमारे सब्जेक्ट क्या आते हैं, 20 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट आते हैं, 20 मार्क्स ईच। अब कौन कौन से सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जीके। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज, ये सब यानी कि कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5, कितने हैं हमारे सब्जेक्ट, 5। 5 इंटू 20 जब हम करेंगे तो क्या होगा भाई, 5 इंटू 20 जब हम करेंगे तो क्या होगा, 5 टू 10, 0 यानी कि ये क्या हुआ, 100। यानी हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट जो हैं वो 20-20 नंबर के, यानी इक्वल वेटेज है। यानी हमें सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हर किसी में इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन, इक्वल वेटेज है, वो हमारा यहां पर हमें मिलता है बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में, बीएचयू के 6th क्लास के एंट्रेंस एग्जाम में। इस बात को हम याद रखें, हम बात कर रहे हैं 6ठी क्लास की। चलिए अब मैं बात करूंगा जेएमआई की। जेएमआई मतलब कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जो स्कूल हैं, उसमें 6 का जो एंट्रेंस होता है, उसमें क्या, उसकी डिटेल्स क्या है, जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, तो वो मैं अगर आपको देना चाहूं तो भाई एग्जाम का ड्यूरेशन इसका भी 2 घंटे का है मेरे बच्चों, 2 घंटे का सवाल है 2 घंटे का हमारा एग्जाम का जो है वो ड्यूरेशन है। ठीक है, अगला एग्जाम का मोड और लैंग्वेज क्या है भैया, इसका भी आपका ऑफलाइन है, बिल्कुल सेम जो हमारा एएमयू बीएचयू का है ऑफलाइन, इसका भी ऑफलाइन है। अच्छा, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसमें भी ऑब्जेक्टिव आएंगे हमारे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ये मैं आपको बता चुका, एक सवाल होगा, 4 जवाब होंगे, उसमें से हमें सही जवाब पिक करना होगा। अब हम सही जवाब पिक कर लेंगे तो उसे हम कहां भरेंगे, उसे हम कहां दर्ज करेंगे, तो हमारा एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो होगा ओएमआर शीट पर, यानी कि ओएमआर शीट पर हमें गोला भरना होगा, हमारा जवाब क्या है, ए बी सी या डी, तो उसमें हमें जो भी हमारा जवाब है हमें उसे फिल करना होगा। ठीक है, अगली बात है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स, इसमें भी बिल्कुल बीएचयू की तरह 100 क्वेश्चंस होंगे और वो 100 क्वेश्चन मिलाकर 100 मार्क्स के हैं, यानी कि 1 नंबर का एक सवाल हमारे पास यहां पर जेएमआई में पूछा जाएगा। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग इसमें है, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, आप इसमें भी बिल्कुल बिंदास अगर आप बैठ रहे हैं तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से तैयारी करिए। बाय चांस कोई सवाल ऐसा आता है जिसमें आपको डाउट है कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा, तो कोई एक जवाब आप लगा दीजिए बेझिझक होकर, उसका अगर फायदा हुआ यानी आपकी किस्मत अच्छी हुई, आपका जो डाउट है अगर वो सही बैठा मतलब मामला, तो फिर उसका नंबर आपको मिलेगा अगर सवाल हमारा सही हुआ, और अगर गलत हुआ तो फिर आपको नुकसान नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो फिक्र की बात नहीं है। अच्छा, अब सब्जेक्ट्स हमारे क्या क्या होंगे, इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो किस तरह के होंगे, क्या होंगे, कितने नंबर के आएंगे हमारे, इसकी हम अगर बात करें तो भैया हमारी आएगी इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसका थोड़ा सा अलग सिलेबस है इन टर्म्स ऑफ साइंस, अगर मैं बात करूं तो खास तौर से साइंस में ये लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि इकोलॉजी या इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे खासे सवाल देते हैं, तो वो सब मैं मेरे अंडर आएंगे, वो मैं आपको बायोलॉजी के पोर्शन में बहुत अच्छे से कराऊंगा सारी की सारी चीजें, तो उसकी फिक्र ना करें आप। तो इंग्लिश हमारी आएगी भैया 25 नंबर की, ठीक है, और मैथमेटिक्स है वो भी आएगी हमारी 25 की, और इन्वायरमेंटल साइंस है वो आएगी हमारी 50 मार्क्स की, यानी कि जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसमें आपको बहुत मजा आएगा और आपको उसमें सीखना है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। अब जो 50% जो वेटेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंटल स्टडीज पूछी जाएगी, तो वो हमें बहुत अच्छे से क्लियर करनी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। चलिए, अगर मैं अब बच्चों सिलेबस की बात करूं कि आपका पूरा जो साइंस का सिलेबस है वो क्या है, उसमें कौन कौन सा पोर्शन है, क्या क्या नाम है चैप्टर्स के जो हम पढ़ने वाले हैं, तो वो अगर मैं आपके सामने बात करूं तो भैया आप देख रहे हैं यहाँ पे लिविंग थिंग्स, यानी कि जो चीजें जिंदा हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स मतलब जिंदा चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, या फिर जो चीजें मुर्दा हैं यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इस चैप्टर में। इसमें हम बायोलॉजी वाले पोर्शन में, यानी कि ये पोर्शन आपको मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, ये बायोलॉजी का हमारा सब्जेक्ट है, चैप्टर है। अच्छा, अगला है आपका प्लांट लाइफ, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे, ये भी हमारा बायोलॉजी का पोर्शन है। फिर है हमारा एनिमल लाइफ, ये भी आप समझते हैं कि बायोलॉजी का ही पोर्शन है, ये भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। फिर है इंटरडिपेंडेंस इन नेचर, ये भी बायोलॉजी का है, यानी कि हम कुदरत पे कैसे डिपेंड है, हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, कैसे बैलेंस में काम कर रही है, यानी जो कुदरत है, जो नेचर है, वो किस तरह से बैलेंस बना के चल रहा है, हम इसके बारे में हम आपको अभी डिटेल में हम आपको अपनी अगली स्लाइड में बताने वाले हैं बायोलॉजी का पोर्शन, लेकिन आप बेसिक छोटा सा आइडिया ले लीजिए चैप्टर्स का नाम है, जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे बोन्स एंड मसल्स, ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, यानी कि मैं बायोलॉजी की फैकल्टी हूं यहाँ पे, मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मैं आपको बोन्स एंड मसल्स के बारे में बताऊंगा कि आपकी जो बोन्स है वो कितनी है, कहां है, इसमें जो मसल्स लगी हुई हैं वो किस तरह की हैं, कितनी है,
और जॉइंट्स जो है आपके यानी बोन से बोन जुड़ी हुई है अगर, या बोन से मसल जुड़ी हुई है, ये कैसे जुड़ी हुई है, मैं खड़ा हुआ हूं, मैं इधर उधर नहीं गिर रहा, क्यों? क्योंकि मेरा फ्रेमवर्क है, जो स्केलेटल सिस्टम है मेरा वो कैसा है, ये सब मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। फिर हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की, यानी कि मैं बात करूंगा आपके ब्रेन के बारे में, मैं बात करूंगा आपकी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, मैं बात करूंगा इसलिए कि अगर कोई मेरे सुई चुभाता है और मेरे दर्द हुआ तो मैंने अपना हाथ हटा लिया फौरन, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन, तो भाई क्या हुआ, ये कैसे हो रहा है, यानी कि मेरी बॉडी के अंदर का ऐसा क्या फिनोमेना है जो ये चीज कर रहा है, मुझे बचा रहा है उस चीज से। मान लीजिए मेरा हाथ किसी गर्म चीज से लग गया तो मैं फौरन अपना हाथ झटक लेता हूं, तो क्या मैं सोचता हूं, क्या इसमें ब्रेन का इस्तेमाल होता है इस चीज में, या फिर मेरी स्पाइनल कॉर्ड से ही काम हो जाता है? ये हम सब चीजें पढ़ेंगे किसमें, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में। ये भी चैप्टर बायोलॉजी का है, ये भी आपको मैं डील करूंगा। अगला है हमारा फूड एंड हेल्थ, यानी कि हम बात करेंगे जो आप खाना खा रहे हैं। भाई खाने में आप अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अब अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन जो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो आप लेते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं अलग अलग, तो वो किस किस तरह के होते हैं या उनकी कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं, वो सब बात हम करेंगे कौन से चैप्टर में, फूड एंड हेल्थ। यानी कि खाना जो है वो किस तरह का, यानी बैलेंस डाइट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेंगे, हम अगर कोई पर्टिकुलर फूड नहीं खाएंगे अपने खाने में, तो हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, वो सब हम इस चैप्टर में बात करते हैं। अगले चैप्टर हैं आपके सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि भाई जो फर्स्ट एड है, मान लीजिए किसी के चोट लग गई तो उस पे हम क्या फौरन फर्स्ट एड हम उसे क्या दें, हम ऐसा क्या करें कि उसका मान लीजिए अगर खून निकल आया तो फौरन हमें जब तक डॉक्टर के पास हम ले आएंगे तो हम क्या उसका इलाज करें जो घर पर ही हम कर सकते हैं। तो ये केमिस्ट्री वाले टीचर आपके साथ डील करेंगे सेफ्टी एंड फर्स्ट एड वाला चैप्टर। अगला है रॉक्स एंड मिनरल्स, ये हमारा सिलेबस का पार्ट है कि रॉक्स और मिनरल्स जो होते हैं, अलग अलग तरह के आप रॉक्स देखते हैं, जैसे कि डायमंड है वो क्या है, वो भी तो एक रॉक है ना। तो अलग अलग तरह के जो रॉक्स हैं या फिर जो मिनरल्स हैं अलग अलग तरह के, उसके बारे में भी केमिस्ट्री वाले टीचर आपसे बात करेंगे जो हमारी फैकल्टी है। आप केमिस्ट्री क्लास भी जब ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत डिटेल में पता चलेगा कि रॉक्स और मिनरल क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं। हम इसमें खासतौर से चैप्टर में बात करेंगे, यानी कि जो केमिस्ट्री वाले टीचर हैं वो बात करेंगे, क्या बात करेंगे, वो करेंगे कोल और पेट्रोलियम के बारे में भी बात, यानी कि कोल कैसे बना, पेट्रोलियम कैसे बना, जो फॉसिल फ्यूल है उनकी बात होगी हमारी। फिर क्या है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, ये भी केमिस्ट्री का हमारा पार्ट है। जो केमिस्ट्री वाली फैकल्टी है वो आपको बताएगी कि सॉइल इरोजन क्या होता है, जो मिट्टी है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और कंजर्वेशन यानी कि उसको हम कैसे बचाएं, सॉइल इरोजन को कैसे होने से रोकें। सॉइल इरोजन क्या है भाई, एक मिट्टी है जहां पर जो ऐसी किस तरह की मिट्टी है, किस तरह की सॉइल है जो आराम से जिसके अंदर ह्यूमस है, जो न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल है, जिसमें क्रॉप जो है हम आसानी से उगा सकते हैं, ठीक है, सुटेबल है हमारी क्रॉप के लिए यानी खेती करने के लिए। अब वो सॉइल सारी की सारी ऐसा होता है कि बारिश आई, फ्लड आया और वो सॉइल सारी बह गई, जब सॉइल जब जो है वहां से अलग चली गई, बह गई, तो उसे क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम सॉइल इरोजन कहते हैं बेसिकली। डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगी हमारी केमिस्ट्री की फैकल्टी, हमसे जुड़े रहिए आप। एयर, वाटर एंड वेदर, इसके बारे में भी आपको केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कि जो हवा है, जो हमारा वातावरण है, मैं सांस ले रहा हूं, किस किस तरह की गैसेस जो है वो मेरे इनटेक कर रहा हूं, मैं कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, हमारे जो मौसम है वो किस तरह के हैं, सर्दी गर्मी क्या होती है, कैसे होती है, बिल्कुल हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। हमारी केमिस्ट्री की फैकल्टी आपसे बात करेगी एयर के बारे में, वाटर के बारे में, वेदर के बारे में, वाटर साइकिल जो है वो क्या होती है, और भी बाकी जो साइकिल जो नेचर में चलती हैं वो क्या होती हैं, आपने पढ़ा होगा बचपन में, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब चीजें क्या है, ये सब इस चैप्टर में हम बात करेंगे। अगला है द मून, ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर है, ये थोड़ा अच्छा सा है। इसमें क्या अच्छा है कि भाई हम अपनी धरती पर तो हम ठीक है, हम सारी चीजें जानेंगे हमारे अर्थ पे क्या है, लेकिन जो मून है, जो आप चंदा मामा को देखते हैं आसमान में रात को चमकते हुए, या कभी कभी नहीं भी चमकते हुए, तो आपको उसका शेप चेंज होते हुए नजर आता है कि भाई ये अलग 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 अलग, आज ऐसा है, आज पूरा था, कल बिल्कुल चला गया, बहुत छोटा सा हो गया, फिर अगली बार अगले दिन जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर घटने लगा। तो ये जो उसमें इफेक्ट आ रहा है, जो आप उसकी पोजीशन अलग अलग देखते हैं, तो वो हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो द मून के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि जो चंदा मामा है उनकी क्या क्या चीज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, चांद जो है वो अर्थ से वो अलग कैसे है, वो क्या है। तो ये सब हमारे फिजिक्स वाली फैकल्टी आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेगी, एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। फिर हम बचेंगे फिर हम पढ़ेंगे सिंपल मशीन्स के बारे में। सिंपल मशीन क्या है भाई, स्क्रू ड्राइवर है, प्लायर है, आपका जो लीवर होता है, आपका अगर कोई बहुत ज्यादा भारी कोई पत्थर पड़ा है तो आप क्या करते हैं, आप एक डंडा लेते हैं, एक छोटी से उसमें फंसा के उसको एक कोने से पकड़ के हटा देते हैं, यानी कि वो पत्थर, इतना भारी पत्थर जो आप यूं नॉर्मली नहीं उठा सकते, लेकिन आपने एक डंडे से हटा दिया, यानी क्या क्या किया आपने, आपने एक सिंपल मशीन बना ली। तो ये सिंपल मशीन, जैसे व्हील है, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर है, तो ये सब क्या है, सिंपल मशीन्स हैं। तो इन सिंपल मशीन का जो यूज है, कैसे कैसे बनी, क्या होता है, ये सब हमारी फिजिक्स की फैकल्टी आपसे डिस्कस करने वाली है। अच्छा, एक बायोलॉजी का चैप्टर खास तौर से, अच्छा ये द एनवायरमेंट, ये बायोलॉजी का चैप्टर है और केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं पढ़ाते हैं, बट बायोलॉजी का चैप्टर ये आपके सामने मैं डील करूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि जो हमारा एग्जाम था, कौन सा वाला एग्जाम, हमारा जो जेएमआई वाला था, उसमें एनवायरमेंटल साइंस जो है वो आ रही है 50 नंबर की। तो एनवायरमेंटल साइंस का अच्छा खासा पोर्शन जो है वो इस द एनवायरमेंट वाले चैप्टर से हम कैप्चर करने की
कोशिश करेंगे। बाकी हमारा बीएचयू में, एमयू में भी अच्छे खासे सवाल जो हैं वो इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं कि जो आपका वातावरण है, जो आपके आसपास जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हमें एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगला है आपका नेचुरल क्लैमिटीज। ये आपको फिजिक्स वाली फैकल्टी पढ़ाएगी। नेचुरल क्लैमिटीज में क्या होता है? नेचुरल क्लैमिटी मतलब कि जो कुदरती जो आपदाएं आती हैं, भाई वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, भाई अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, ये सारी चीजें कहां पढ़ेंगे हम नेचुरल क्लैमिटीज में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा सिलेबस का एक ओवरव्यू कि हम जो हमारा सिलेबस है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी किसका सिलेबस? साइंस का सिलेबस, पूरी 6 क्लास का नहीं। हमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं मैं आपसे डिस्कस कर चुका कि भाई मैथ भी है कहीं, और जीके भी है कहीं, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां से आपको सिर्फ साइंस की। मैं इस वीडियो में बताने आया हूं आपको खास तौर से साइंस के बारे में। और अगर मैं और ज्यादा स्पेशलाइज्ड होकर बात करूं तो मैं आपको बताने आया हूं अपने बारे में कि मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो भाई अब मैं बात करने वाला हूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है? जो भी चीज जिंदा है। बायो का मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी, ये हम जनरली हम कहते हैं। तो जो भी जिंदा चीजें हैं, या अगर जो इकोसिस्टम है, हमारा एनवायरनमेंट है, इन सब के बारे में हम कहां पढ़ेंगे? हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। चलिए अभी आप जो छोटे से छठी क्लास की हम अगर बात कर रहे हैं तो हम उसी लेवल पर हम आपको रहकर बात करेंगे। मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पर 12th क्लास की और 11th क्लास की बात नहीं करूंगा, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो डोंट वरी। जो हमारा सबसे पहला चैप्टर था लिविंग थिंग्स, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। कोई चीज अगर जिंदा है बच्चों, तो कैसे हम मान लें कि वो जिंदा है? उसमें ऐसा क्या है, उसमें ऐसा क्या होगा, हम ऐसी क्या क्या पॉइंट उसमें हम देखें, क्या क्या चीजें हमें उसमें नजर आनी चाहिए कि जिससे हम ये कहें कि हाँ भाई ये चीज जिंदा है। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी उसकी, प्लस ग्रुपिंग थिंग्स। कौन सी चीज, अब हमने जब पता लगा लिया कि भाई ये चीज जिंदा है, अगर उसमें ये चीज पाई गई तो जिंदा है, अगर ये चीज है तो क्या है, वो जिंदा नहीं है, यानी कि नॉन लिविंग है। तो उसके हम ग्रुप्स बना देते हैं कि भाई ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, और किस किस टाइप का हो सकता है ये, उसके बारे में हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग थिंग्स में। तो ये हमारा लिविंग थिंग वाला छोटा सा चैप्टर है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी। अगला चैप्टर है हमारा प्लांट्स लाइफ। प्लांट्स लाइफ यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी जिंदगी के बारे में हम पढ़ेंगे। सिर्फ जिंदगी नहीं, हम पेड़ पौधों को किस तरह से पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, किस तरह से सीड जर्मिनेट होता है, बहुत सारी चीजें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है भाई? एक पेड़ है तो वो अपनी आबादी कैसे बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है बहुत अच्छे से हम जानेंगे अपने बैच के अंदर कि हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस, यानी कि पेड़ जो है वो 1 से 2 या 4 या 10 जितने भी हैं वो कैसे बनते हैं। फिर रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। सीड है भाई, बीज है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि हम भाई क्या करते हैं, कोई हमें पेड़ उगाना होता है, हम उसका बीज लेते हैं, बीज को पॉट में लगाते हैं, फिर वो पेड़ जो है हमारा उग जाता है। तो ये बीज जो है ये क्या है, क्या भला है, ये कैसे बना, क्या हुआ, इससे किस तरह से पूरा का पूरा पेड़ बनना है, वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, बहुत अच्छे खासे सवाल आते हैं। फिर डिस्पर्सल ऑफ सीड, भाई एक पेड़ है मैं, ठीक है, तो एक पेड़ एक जगह है, अब पेड़ कहीं चल भाग फिर तो नहीं सकता, लेकिन हमने देखा कि भाई कुछ साल बाद कि उस जैसा ही पेड़ जो है वो थोड़ा सा दूर जाके उग गया, ठीक है। अब वहां पे और कोई उस जैसा पेड़ नहीं था। अब हमें ये कैसे पता चला कि जो इसका सीड है वो यहां से वहां तक कैसे पहुंचा, यानी कि डिस्पर्स कैसे हुआ, यहां से वहां तक कैसे पहुंचा सीड। अब वो जो भी तरीके होते हैं हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में। फिर हम बात करेंगे क्रॉप्स की, कि अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स होती हैं, यानी कि हम गेहूं की खेती करते हैं, चावल की करते हैं। अब हम दुनिया में जितने पेड़ हैं हम सबकी तो नहीं करते, लेकिन किसकी करते हैं और क्यों करते हैं, उससे हमें क्या क्या फायदा, वो हम पढ़ेंगे क्रॉप्स वाले चैप्टर के अंदर। टू ग्रो गुड क्रॉप्स, अब यहां देखिए बैड क्रॉप्स वगैरह ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन मसला यह है कि गुड क्रॉप्स की अगर हम बात करें, गुड क्रॉप्स का मतलब यहां पे यह है जो आमतौर से सबसे ज्यादा जिनकी खेती की जाती है, तो वो क्रॉप्स जो हैं वो किस तरह से हम उगाएंगे, कैसे उगाएंगे, हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। तीसरा हमारा चैप्टर हमसे कह रहा है कि भैया एनिमल की जिंदगी के बारे में। जो एनिमल्स हैं, आपके आसपास कोई बिल्ली है, कोई टर्टल है, कोई रैबिट है, ये जो भी एनिमल्स हैं, तो उन एनिमल्स की एक जनरल हम एनिमल्स की जिंदगी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे किसकी बारे में बात करेंगे, हम करेंगे डिफरेंट बॉडी कवरिंग्स के, एनिमल्स की जो बॉडी की कवरिंग होती है वो किस तरह की होती है। बॉडी कवरिंग मतलब कि जैसे टर्टल जो है उस पर क्या होती है, एक शेल होती है पूरी, और बहुत सारी जैसे कोई और जानवर है, जैसे हम है, हमारे पास स्किन है नॉर्मली, ठीक है, और भी अलग अलग जानवर हैं, जैसे चिड़िया है उसके पास क्या है, पर है उसके ऊपर, यानी उसकी बॉडी पे हेयर्स हैं, पर हैं, बहुत सारे विंग्स हैं। तो ये सारी बातें हम क्या करेंगे, डिफरेंट बॉडी कवरिंग, अलग अलग एनिमल में किस किस तरह की कवरिंग होती है, बॉडी कवरिंग। शेल है, वो शेल क्या है, वो कैल्शियम की कवरिंग होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत हार्ड कवरिंग होती है उसके ऊपर। डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स के, कौन कौन से जानवर क्या क्या खाते हैं, किस किस तरह का खाना खाते हैं। अगर कोई जानवर है जैसे कि आपकी गाय है, बकरी है, भैंस है, ये क्या खा रही है
भाई घास फूस खा रही है मतलब सिर्फ प्लांट्स को खाती है, यानी कि ये किस तरह का जानवर है? ये है आपका हर्बीवोर। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ मीट खा रहा है, जैसे शेर है, वो लोमड़ी का शेर है, वो किसका शिकार करेगा? वो डियर का शिकार करेगा या और भी जानवर है उनका शिकार करेगा, तो वो क्या खाएगा? क्या वो घास खाता है? नहीं खाता। वो खाता है मांस, यानी कि मीट खाता है। तो इस तरह के जानवरों को हम कार्निवोर कहते हैं। अच्छा, जो जानवर ऐसे हैं जो दोनों ही चीजें खा लेते हैं, उन्हें घास मिल गई, कोई पेड़ पौधे मिल गया, उन्होंने वो भी खा लिया, कि अगर उन्हें गोश्त मिल गया यानी मीट मिल गया उन्होंने वो भी खा लिया, तो वो ओमनिवोर्स कहलाते हैं। तो जो हैबिट है उनकी खाने की, कि वो क्या खा रहे हैं, किस तरह का खा रहे हैं, और उनको हम क्या कहेंगे, उस ग्रुप ऑफ एनिमल को हम क्या कहेंगे, वो सब हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं बहुत डिटेल में। डिफरेंट मेथड्स ऑफ मूविंग। मूविंग का मतलब खासतौर से क्या है कि भाई एनिमल है कोई, तो वो मूव कैसे कर रहा है? जैसे मैं हूं, मैं अपने दो पैरों पे चल रहा हूं, ठीक है, लेकिन क्या क्या हर जानवर के दो पैर होते हैं? नहीं, किसी के चार होते हैं, किसी के होते ही नहीं, जैसे हमारा स्नेक हुआ, ठीक है, जैसे हमारी फिशेस हुई, इनके क्या पैर होते हैं? नहीं होते। तो ये किस तरह से मूव करते हैं? इनके मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? कैसे कैसे मूवमेंट होता है इनमें? सम एनिमल्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे माइग्रेशन के बारे में, कि बहुत खासतौर से ये देखा जाता है चिड़ियों में, जो बर्ड्स होती हैं उनमें देखा जाता है। अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल की, आर्कटिक टर्न की, तो ये ऐसी चिड़िया है जो दुनिया के एक हिस्से से लेकर दुनिया के दूसरे हिस्से में जाती है उड़ती हुई। क्यों जाती है? क्यों जाती है भाई? अपनी जो प्रजाति है उसे बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपना खाना ढूंढने। अगर एक जगह की कंडीशंस अगर ऐसी नहीं रही कि वो जिंदा रह पाए वहां पर, तो वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पकड़ लेती है, दूसरी जगह पे चली जाती है। अब वो दूसरी जगह पे उसका जाना, और फिर अगर वहां की कंडीशन खराब हो रही है तो वहां से छोड़ के वो दोबारा उसी जगह आ जाती है जहां से वो गई थी। तो इस जगह को, इस ये जो चीज हो रही है, ये जो बर्ड जा रही है आ रही है, हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे क्या कहेंगे भैया? वो इतने लंबे लंबे डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही है, ये क्या है? ये है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या होता है, किस तरह का होता है, कौन कौन से जानवर माइग्रेट होता है या करता है, कौन कौन सा नहीं करता, सब हम अच्छे से पढ़ेंगे अपने सम एनिमल्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस वाले टॉपिक में, यानी कि एनिमल लाइफ वाले चैप्टर में। चौथा है हमारा कि भाई इंटरडिपेंडेंस इन नेचर, यानी कि कुदरत की जो इंटरडिपेंडेंस है, जो हम लोग कुदरत पर डिपेंड है, ठीक है, या फिर जो भी आसपास की हमारी चीजें हैं, या आसपास जो आपस में चीजें हैं वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है, या लिविंग और नॉन लिविंग चीजें आपस में, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, ठीक है, तो ये क्या है? ये सब नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि एबायोटिक चीजें हैं। और जैसे मैं हूं, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग है, या फिर कोई एनिमल है, या कोई प्लांट है, ये सब लिविंग थिंग है, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। अब सोचिए, आप अगर हवा खत्म हो जाए बिल्कुल, तो क्या मैं जिंदा बचूंगा? क्या प्लांट जिंदा बचेंगे? नहीं। और अगर सारे के सारे एनिमल्स खत्म हो जाएं या प्लांट खत्म हो जाए, तो फिर इसका क्या काम? यानी हर चीज एक दूसरे से रिलेशन में है, इंटरडिपेंडेंस है, हर चीज एक दूसरे से रिलेशन में है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, बैलेंस बनाई हुई है नेचर में। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं, पानी है, सॉरी, पेड़ है, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, ये सब किस पर डिपेंड है भाई? पानी, हमें पानी देना है इन्हें, इन्हें ये मिट्टी के अंदर उगते हैं खास तौर से, इन्हें हवा चाहिए, तो ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग। तो ये लिविंग थिंग जो है नॉन लिविंग थिंग पर डिपेंड है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई ये चीज है क्या आखिर भला, ये क्यों डिपेंड है, क्या होता है इससे डिपेंडेंसी से। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर। अच्छा, ये मैं वही बात को एग्जेजरेट कर रहा हूं, यहां पर क्या है, यही चीज है कि भाई प्लांट्स और एनिमल, यानी कि हमने बात करी थी कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे से कैसे डिपेंड है, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर हम सिर्फ लिविंग थिंग में बात करें, तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो कैसे डिपेंड है भाई? आप देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताऊंगा मैं, कि जैसे कि घास है, बहुत सारी घास का मैदान है, क्या है? प्लांट्स ही तो है वो छोटे छोटे, ठीक है, तो उसको खाया किसने? बकरी ने। अब बकरी को खा लिया शेर ने, तो कहीं ना कहीं शेर जो है वो इनडायरेक्टली घास से डिपेंड हुआ ना। अगर मान लीजिए घास खत्म हो गई, तो बकरी भूखी मर जाएगी, और मरी हुई बकरी शेर खाएगा नहीं। सीधी सी बात है। यानी कि छोटी सी एग्जांपल से मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर कुछ ही, कोई भी चीज में गड़बड़ हुई, कुछ भी चीज गायब हुई, खत्म हुई या कम हुई, तो बाकी चीजों पर उसका बहुत बुरा असर हो सकता है, इतना बुरा कि वो चीज जो है दुनिया में बाकी ही ना रहे। बहुत अच्छे से हम बात करेंगे इसमें। फूड रिलेशनशिप, ये वही रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, उसी की बात है, यानी कि फूड वेब की बात है। यहां हम बात करेंगे फूड चेन की। एक चेन है भैया। चेन क्या है? कि एक घास है, घास पे बैठा है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, स्नेक को ले गई ईगल। तो ये क्या है? ये बहुत बड़ी एक चेन बन गई। अब सोचिए, घास नहीं होती, घास नहीं होती तो ग्रास हॉपर नहीं होता, ग्रास हॉपर नहीं होता तो उसे कौन नहीं खाता? फ्रॉग नहीं खाता, यानी फ्रॉग भूखे मर जाते। फ्रॉग नहीं होते तो वहां पर उस पर्टिकुलर जगह पे तो स्नेक जो है उन्हें, वो या तो कोई और जानवर खाते, या फिर वो भी भूखे मर जाते। फिर ईगल क्या करती वहां पे? कुछ नहीं करती, कैसे ढूंढती वहां पे? अब ईगल ग्रास हॉपर को तो खाएगी नहीं, उसे तो वही चाहिए अपना स्नेक। तो स्नेक तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा ना मामला। तो सारी चीजें जो है वो एक दूसरे से डिपेंड है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो इनका रिलेशनशिप है, किस तरह से एक दूसरे से ये चीजें इंटरकनेक्टेड है या इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे पर इनकी। अगला चैप्टर है हमारा बोन्स एंड मसल्स। बोन्स एंड मसल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं आपके स्केलेटल सिस्टम के बारे में,
कि भाई जो आपकी जो खोपड़ी है, जो आपकी जो रिब है, रिब केज है, जो स्पाइनल, जो बैकबोन है, जो हमारे आर्म्स हैं, हाथ हैं, पैर हैं, ये जो हड्डियां हैं, हम इन हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि ये हड्डियां आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं, किस किस तरह के जो जॉइंट्स हैं वो होते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये हिंज जॉइंट है। तो मैं देखिए सिर्फ और सिर्फ इतना मूवमेंट कर सकता हूं, मैं इससे ज्यादा मूवमेंट अपने हाथ को नहीं मोड़ सकता, ये टूट जाएगा। तो मैं नहीं मोड़ सकता। ये किस तरह का जॉइंट है, ये किस तरह का जॉइंट, ये है हिंज जॉइंट। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपने शोल्डर वाले जॉइंट की, तो ये कौन सा, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, यानी कि एक बॉल है, एक सॉकेट है, एक बॉल है, तो ये फंसी हुई है इसमें। अब हम बहुत अच्छे से डिटेल में, बिल्कुल अच्छे से फिगर्स के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने वाले हैं अपने चैप्टर में। तो स्केलेटल सिस्टम में हम बात करेंगे कि इसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, और हम जॉइंट्स है उसकी बात करेंगे। जैसा मैं आपको बता चुका कि अलग अलग तरह के जो जॉइंट्स हैं वो किस तरह के होंगे, और जो स्केलेटल सिस्टम है उसके ऊपर मसल भी तो है। तो ये मसल कैसे जुड़ी हुई है आखिर स्केलेटन से हमारे, और ये मसल जो है वो कितनी कितनी तरह की हो सकती हैं, क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसका सारा फंक्शनिंग होती है, वो सब हम पढ़ेंगे अपने बोन्स एंड मसल वाले चैप्टर के अंदर। अगला चैप्टर है हमारा बच्चों द नर्वस सिस्टम। तो द नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, कि जो आपका दिमाग है इसका कौन सा हिस्सा ऐसा है, जैसे मैं अभी खड़ा हुआ हूं, तो मेरे दिमाग का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो मुझे बिल्कुल सीधा खड़ा होने पे कह रहा है कि भाई सीधा खड़ा हूं, मैं गिर क्यों नहीं रहा। जैसे जो एल्कोहलिक लोग होते हैं, यानी कि जो एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, अब एल्कोहल आप समझते हैं खैर, तो वो क्या करते हैं, वो लड़खड़ाते रहते हैं, यानी कि उनके दिमाग का कोई ना कोई हिस्सा ऐसा है जो अफेक्टेड हो रहा है उससे, जिसकी वजह से वो सीधे खड़े नहीं हो पा रहे। तो जब सीधे खड़े नहीं हो पा रहे और वो दिमाग का कोई ना कोई हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, और उन सारे हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, तो मेरे दिमाग में कोई ना कोई तो ऐसा पार्ट है जो बता रहा है कि भाई बोलना कैसे है, क्या बोल रहा है, या मैं सुन रहा हूं तो वो चीज कहां पे जाकर सेंस हो रही है। भाई हमारा दिमाग ही तो है जो हमारी पूरी बॉडी को चला रहा है। तो हम दिमाग के बारे में बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में बैठा देंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूं स्पाइनल कॉर्ड की। भाई जो मेरी रीढ़ की हड्डी है, यानी जो बैकबोन है, उसके अंदर क्या है, एक छोटा सा क्या जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, यानी एक तार टाइप का जा रहा है मेरे दिमाग से निकल के। तो वो क्या है, वो क्यों है, ये सब हम बात करेंगे किसमें, इस चैप्टर में, यानी कि द नर्वस सिस्टम में। यानी कि ब्रेन है आपका, उसकी बात हो गई, स्पाइनल कॉर्ड की बात हो गई, फिर नर्व्स के जो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से क्या निकल रहा है, उसमें से छोटी छोटी नर्व्स निकल रही हैं, वो कहां जा रही हैं। जैसे देखिए मैंने आपने चाटा मारा, तो मेरे अब दर्द हुआ, तो ये दर्द हुआ, ये मेरे दिमाग तक सेंस हुआ ना, मुझे पता चला कि कोई चीज है जो मुझे तकलीफ दे रही है, पेन मेरे महसूस हो रहा है। तो ये पेन की इंफॉर्मेशन कौन लेकर आएगा, ये लेकर आएंगी नर्व्स। ये कहां लेकर जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड में लेकर जाएंगी। ये सारी चीजें कैसे होता है, किस किस तरह की नर्व्स होती हैं, वो हम सब पढ़ेंगे अपने द नर्वस सिस्टम चैप्टर में। हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, हम पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन्स के बारे में। सेंस ऑर्गन जैसे मेरी आंखें हैं, मैं देख पा रहा हूं, लाइट जो है मैं सेंस कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं टच कर सकता हूं किसी चीज को, जैसे मेरी स्किन है। ठीक है, मैं टेस्ट कर सकता हूं, जुबान है, टंग के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आखिरी अपना रिफ्लेक्स एक्शन। ये मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुका कि मान लीजिए एक बहुत गर्म कुछ चाय बन रही है, मान लीजिए अलीगढ़ में हम लोग चाय के बहुत शौकीन हैं, चाय बन रही है, और चाय के जो जो जिसमें भी चाय बन रही है, तो एकदम से मेरा हाथ जो है वो उससे छुल गया। तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं सोचूंगा कि अरे मेरा दिमाग मुझसे कह रहा है कि अब हाथ हटा लेना चाहिए भाई साहब, नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं एकदम से फौरन अपना हाथ झटक लूंगा वहां से। तो जब मेरा हाथ झटक जाएगा तो वो कैसे हुआ, ये जो एक्शन हुआ एकदम से, जो बिल्कुल ये जो बिल्कुल सडन मूव हुई, ये क्यों हुई, किस, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये कौन गवर्न करता है, यानी इसमें हमारे ब्रेन शामिल है या स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, इसमें कौन कौन सी नर्व शामिल है, बहुत डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। अगला चैप्टर है हमारा फूड एंड हेल्थ। जैसा कि मैं आपको बता चुका कि फूड एंड हेल्थ में हम पढ़ेंगे कि बच्चों जो आप फूड में जो खाना खा रहे हैं, वो खाने में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है। तो ये सब चीजें हैं क्या, मैं जो आपको नाम ले रहा हूं, शायद आप अगर पहली बार भी सुन रहे होंगे, तो हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे ये सारी चीजें होती क्या हैं। हम करेंगे बात इस चैप्टर में बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट का मतलब कि आप देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मैं दिन भर जो है कोई एक ही चीज, जैसे मान लीजिए अगर मैं अपनी बात करूं, तो मुझे भाई बिरयानी पसंद है बहुत। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब जिंदगी भर या दिन भर पूरे हफ्ते में बिरयानी 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 खाऊं। तो क्या होगा उससे, अरे उससे क्या होगा, मेरी हेल्थ जो है वो अफेक्टेड होगी। हाँ, भले ही मैं पूरा पूरा खाना खा रहा हूं, लेकिन मेरी बॉडी को जो जो चावल है, ठीक है, या फिर मीट है, उसके अलावा भी तो जरूरत है ना उसकी, उसके अलावा भी तो और बहुत सी चीजें हैं जो मेरी बॉडी को चाहिए। यानी कि हमें बैलेंस डाइट लेनी है, यानी कि हमारी जो डाइट है, हमारा जो खाना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें क्या कहते हैं आपके विटामिन भी हो, उसमें आपका जो फैट भी हो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होती है बैलेंस डाइट, हम बात करेंगे डिटेल में। प्रिजर्विंग न्यूट्रिएंट्स इन फूड, फिर हम बात करेंगे कि भाई खाना जो है उसको हम कैसे प्रिजर्व करें, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम कैसे बचाएं, यानी खाना ऐसा ना हो खराब हो जाए, यानी खाना खराब ना हो हमारा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डिजीज के बारे में, कि बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं जो खाने की कमी से, जैसे बहुत सारे हमने सुना होगा कि भाई कुपोषित, कुपोषित आपने एक वर्ड अगर जानते हो, तो उससे क्या होता है कि भाई बर्थ के टाइम पर जो जो बेबी है वो बहुत ही कमजोर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसे अच्छे से उसकी बॉडी जो है उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते मौजूद। तो बहुत सारी जो भी डिजीज है, उसके अलावा
यानी कि हम माल न्यूट्रिशन, अगर वो कुपोषित मतलब कि माल न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन की कमी बॉडी के अंदर, बॉडी में जो न्यूट्रिशन होने चाहिए वो ना होकर बहुत कम न्यूट्रिशन होना। ठीक है, तो डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में, यानी कि कौन सी डिजीज ऐसी है जो कम्युनिकेबल है, जो फैल जाती है। जैसे कि मैं हूं, मेरे सामने अगर कोई बैठा है और मैंने खांस दिया, अगर मुझे कोई ऐसी डिजीज है, मैंने खांस दिया, यानी यहाँ यूं समझिए आप कि मुझे क्या है, मुझे नजला है, जुकाम है, यानी कि इन्फ्लुएंजा है, मेरी बॉडी के अंदर क्या है, वायरल डिजीज है, मुझे नजला हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। अब मैंने खांस दिया या छींक दिया किसी पे, तो पॉसिबिलिटी ये बहुत ज्यादा है कि जो मेरे सामने बैठा है या जिसके ऊपर मैं छींका है गलती से या कैसे भी, उस पे भी वो डिजीज हो जाएगी, यानी कि वो भी इफेक्टेड हो जाएगा, इन्फेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह की डिजीज क्या कहलाती है? इस तरह की कहलाती है बच्चों इन्फेक्टिव डिजीज, यानी कि जो इन्फेक्ट कर देती हैं दूसरे बंदे को। अब जैसे बुखार है भैया, मुझे बुखार आ रहा है, मेरे सामने कोई बैठा, मैंने उससे हाथ मिलाया, मैंने उसके साथ खाना खाया, तो क्या उसे भी बुखार हो जाएगा? नहीं होगा। जैसा फीवर है नॉर्मल, ये क्या है, ये इन्फेक्टिव डिजीज नहीं है, यानी कि ये कम्युनिकेबल नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर रही है डिजीज, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। मेरे सर में दर्द हो रहा है, अब ऐसा थोड़ी है कि जैसे कि मैं आपसे अगर बात कर रहा हूं तो आपके भी सर में दर्द हो रहा है, या फिर कोई मेरे सामने बैठा है, किसी से मैंने हाथ मिला लिया, किसी के साथ खाना खा लिया, तो उसके भी सर में दर्द हो जाए? बिल्कुल नहीं। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। अब इस तरह की जो भी डिजीज है हम बहुत अच्छे से डिटेल में इसमें बात करेंगे। देखिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हमने बात कर ली। हम बात करेंगे ऐसी डिजीज के बारे में जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल से अलग क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज है। डेफिशिएंसी डिजीज खासतौर से क्या होती हैं, वो नॉन कम्युनिकेबल ही होती हैं। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी हो जाना। जैसे कि खून की कमी हो गई, हम कहते हैं अक्सर भैया खून की कमी हो गई, तो वो खून की कमी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपका खून जो है वो कम हो गया, वो होता ये है कि ब्लड के अंदर जो आयरन है उसकी कमी हो गई, जो ये एक न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो एक मिनरल है आयरन, उसकी कमी हो गई। तो वो आयरन जो है क्या करता है, वो उसकी कमी हो जाती है, यानी कि उससे कौन सी बीमारी होती है, एनीमिया होती है। अब एनीमिया के क्या इफेक्ट हैं और हम इससे किस तरह से सही करें, ये सब डिटेल में जो भी इस तरह की अलग अलग डिजीज हैं डेफिशिएंसी डिजीज वाले चैप्टर, उसमें टॉपिक में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। और आखिरी हमारा जो चैप्टर है वो है द एनवायरमेंट। ये चैप्टर जेएमआई वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 50 नंबर का आने वाला है। इसमें हम इकोलॉजी की बात करेंगे, यानी कि स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंट, स्टडी हम पूरी करेंगे। जो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं भाई, मिट्टी है, हवा है, टेम्परेचर है, सॉइल, जो सॉइल मतलब मिट्टी में आपको बता चुका, और जो यानी कि बायोटिक और एबायोटिक यानी जो जिंदा चीजें हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जो जो नॉन लिविंग चीजें हैं, जो जिंदा चीजों को जिंदा रखने में हेल्प कर रही हैं, हम पीछे बात कर चुके इंटरडिपेंडेंसी वाले चैप्टर में। ये चैप्टर भी उसी का ही, ये समझिए इंटरडिपेंडेंसी वाला जो चैप्टर है वो इस चैप्टर का ही पार्ट है। ठीक है, तो हम एक साथ बात करेंगे। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी एनवायरमेंटल क्या है, वो है बच्चों पॉल्यूशन। आप जाते होंगे, अगर आप दिल्ली वगैरह में रहते हैं तो आप देखिए आजकल कितनी दिक्कत हो रही है पॉल्यूशन की, जो हवा है वो कितनी प्रदूषित हो गई है, आप सांस नहीं ले पा रहे सही से। तो ये पॉल्यूशन जो है ये हम किस तरह से कम करें, या फिर पॉल्यूशन हो किस चीज की वजह से रहा है एग्जैक्टली, और इससे कौन कौन सी बीमारियां पनपती हैं, बीमारियां होती हैं, सब हम डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर के इस टॉपिक में। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, खासतौर से मैंने क्या कहा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन यानी कि जमीनी पॉल्यूशन, वो सब हम बात करेंगे इसमें। फिर हम और बात करेंगे आखिर में क्या, कि भैया जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या है नेचुरल रिसोर्सेज? भाई पानी आपको जो कुदरत है उसने प्रोवाइड करा रखा है, पानी पीने का। अब हम पानी खराब करे जा रहे हैं, पीने का पानी जो फ्रेश वाटर है वो कम होता चला रहा है, एक तो ऑलरेडी इतना कम है। ठीक है, यानी खारा पानी ओशियन वाला तो बहुत है हमारे पास अनलिमिटेड, लेकिन जो पीने वाला पानी है वो तो कम है ना। तो अब देखिए बहुत सारी स्टेट हैं, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे शहर हैं जहां पे जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत कम हो चुका है, यानी कि पीने का पानी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। वहां पे जो है अलग अलग तरीके से पानी फिल्टर करके भेजा जाता है, यानी कि नेचुरल वाटर जो वहां पर बहुत कम हो गया है। जो नेचुरल रिसोर्सेज जितनी भी हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, नेचुरल यानी कि जो कुदरत ने हमें दी है, यानी कि आपका जो इसमें नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या हो सकता है भाई, मिट्टी है आपका, बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के रॉक्स हैं, और हमारी जो सॉइल है उसकी बात अगर हम करें चलिए अगला क्या है, व्हाट कैन बी डन, यानी कि हम इन सब चीजों को टैकल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि हम पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, या उससे हम कैसे बच सकते हैं। जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, अब हम क्या है, कंटिन्यूअसली इसको यूज करे चले जा रहे हैं, और ये कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बनता है, ये आपको बहुत अच्छे से हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो बताएगी। कौन से वाले चैप्टर में, रॉक्स एंड मिनरल वाले चैप्टर में मैं आपको बता चुका। तो ये सारी चीजें हम बच्चों कवर करने वाले हैं अपने बायोलॉजी वाले पोर्शन में। ठीक है, अच्छा अब हम ये सारी बातें कहां कर रहे हैं, ये हम कवर कहां करेंगे, हम ये कवर करेंगे भैया डिजी क्लासेस पर। कहां पर, डिजी क्लासेस पर। तो डिजी क्लासेस का हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा यही है कि भाई लर्न टुडे लीड टुमारो, यानी कि आप आज सीखिए और कल सिखाइए और लीड करिए, यानी कि आपकी जो भी कम्युनिटी है, आप जहां से बिलोंग करते हैं, वहां पर आपकी बात का एक मान होना चाहिए, एक इज्जत होनी चाहिए। क्यों इज्जत होगी आपकी, कोई क्यों करेगा आपकी इज्जत, क्योंकि आपको नॉलेज है, आपको जो बुक्स में चीजें लिखी हैं, जो आपके पास एक अक्लो सलाहियत है, यानी आपके पास एक
समझदारी वाली बात है, आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो बिल्कुल इलॉजिकल हो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो डिजी क्लासेस वाला जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इस पर लाइव ऑनलाइन ये हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस पर हम क्या करेंगे, आपको भैया हाई क्वालिटी एजुकेशन देने वाले हैं। हम आपको बहुत बहुत ही कम पैसों में आपको ये एजुकेशन, ये जो हाई क्वालिटी वाली एजुकेशन है, यानी कि हाई क्वालिटी से मेरा मतलब वीडियो क्वालिटी की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं हाई क्वालिटी मतलब कि जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल अपनी जान झोंक देंगे आपको पढ़ाने के लिए। पढ़ाने के लिए का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको बहुत अच्छे से चीजें याद करा देना है, समझा देना है। आप जो है एक बार लेक्चर देख के हटें तो फिर आप जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएं कि भाई मुझे चीज समझ में आ गई, आपके पास कोई ऐसा डाउट रहे ही ना। चलिए अगली बात हमारी कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो एक्सेसिबल है हर किसी के लिए, यानी कि कोई भी कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। कोई भी जो सब्सक्राइब हमारा एप्लीकेशन पे जाके जो हमारे डिजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब कर चुका है वो, और हमारा जो अगर फ्री में जो भी चीजें आपको हम अवेलेबल कराएंगे तो वो हमारी कहां मिलेंगी आपको, वो मिलेंगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिजी क्लासेस। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, अगर मैं पैसों की बात अगर मैं दोबारा बताऊं आप लोगों को, अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो वो ये है कि भाई 666 के अंदर सिर्फ, यानी कि 666 रुपीज के अंदर हम आपको 6 क्लास के एंट्रेंस की जो वेरियस यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो स्कूल हैं वहां पर 6 क्लास का, छठी क्लास का एंट्रेंस होता है, उसकी पूरी तैयारी करा के देंगे सिर्फ और सिर्फ 666 के अंदर, 666 रुपीज के अंदर। तो अब सोचने का इसमें वक्त है ही नहीं। अच्छा, अब एक और बात जो है वो मैं बताऊं, जो मैं शुरू में बताना भूल गया था, वो बात ये है कि जो मेरा कूपन कोड है ANASALIG, ये 10% ऑफ आपको मिलेगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी, आप बहुत समझदार हैं। अच्छा, लेकिन ये किसको मिलेगा? क्या ये हमेशा के लिए है ऑप्शन? नहीं, ये सिर्फ शुरू के जो हमारे 400 बच्चे हैं, कौन है हमारे जो शुरू के जो 400 स्टूडेंट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो शुरू के हमारे 400 स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। यानी कि शुरू के जो 400 स्टूडेंट हमें ज्वाइन करेंगे तो वो इस कूपन कोड को डालकर जो ये 666 जो रुपीज है, तो इस 666 में भी वो 10% की छूट पा सकते हैं, 10% का ऑफ पा सकते हैं अगर वो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे ANASALIG। तो मैं समझता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस, मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी, और हम यहां डिजी क्लासेस पर तैयारी करेंगे 6 क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास के एंट्रेंस की। इस वीडियो में आपने देखी 6 क्लास की इंफॉर्मेशन कि भाई साइंस का जो सिलेबस है वो क्या है, वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि मैं एज अ बायोलॉजी फैकल्टी आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, और जो क्या कहते हैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, उन चैप्टर्स के अंदर हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। तो अब मुझे आप इजाजत दें, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने जितने भी दोस्त हैं, यानी कि जो भी आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा फाइनेंशियल वीक है, ये पर्टिकुलर एक ऑफलाइन कोचिंग जाके नहीं कर सकता, इसके बहुत खर्चा होगा, जो भी चीज है, अगर आपको लगता है कोई ऐसा डिजर्विंग स्टूडेंट है जो बहुत इंटरेस्टेड रहेगा या जिसकी आप मदद कर पाए इस वीडियो के माध्यम से, तो उसको ये वीडियो जरूर भेजें जिससे कि वो इसका फायदा उठा सके और हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन जो है वो AMU में, BHU में, JMI में और जो भी जहां भी वो चाहे वो दर्ज करा सके। ये हमारा वादा है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत जो हम कह रहे हैं उस चीज को बहुत अच्छे से सुनेंगे, उस चीज को मानेंगे, तो आप जो है वो कहीं पीछे नहीं दिखेंगे। आप जो है कतार में, यानी कि लाइन में हर जगह सबसे आगे नजर आएंगे। हर जगह का मतलब ये है कि जो अच्छी जगह है, यानी कि सिलेक्शन में आपकी अच्छे से अच्छी रैंक आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।